गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम एनसीईआरटी साइंस का 3rd चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और ये भी 6th क्लास के स्टूडेंट के लिए है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का चैप्टर का नाम है माइंडफुल ईटिंग, ए पाथ टू ए हेल्थी बॉडी। यहाँ पर यही बताया गया कि कैसे हम किस पथ पर चले ताकि हम अपने बॉडी को हेल्थी रख सकते हैं। ठीक है, माइंडफुल ईटिंग मतलब हम किस तरीके का खाना कैसे खाना चाहिए, किस वक्त खाना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम ये कोट्स पढ़ लेते हैं पहले। हु इज़ हेल्थी, हु इज़ हेल्थी, हु इज़ हेल्थी। वन हु ईट फूड दैट इज़ होलसम in moderate quantity and appropriate for the season, time and place। यहाँ पर ये बताया गया है कि कौन हेल्थी हो सकता है, कौन हेल्थी हो सकता है, कौन हेल्थी हो सकता है। हु इज़ हेल्थी? तो हेल्थी वही हो सकते हैं जो खाने को प्रॉपर तरीके से खाएं और मॉडरेट क्वांटिटी में खाएं। जितना खाना चाहिए एक व्यक्ति को, एक बच्चे को, उतना ही खाएं और एप्रोप्रिएट तरीके से खाएं। एप्रोप्रिएट तरीके से खाना मतलब क्या है कि आपको एक सही तरीके से उसको खाना चाहिए और सीजनल वाइज खाना चाहिए। सीज़न में जो निकलता है, ठंडी के मौसम में जो निकलता है, गर्मी के मौसम में जो मिलता है, हमें उसी पे हमें अपने आप को एडप्ट करना है। और एक चीज़, टाइम एंड प्लेस। टाइम भी बहुत ज़रूरी है और प्लेस भी बहुत ज़रूरी है। हम अगर ठंडी के मौसम में अगर हम ठंडी के मौसम में कुछ ऐसा चीज़ खा देते हैं, ऐसा चीज़ खाते हैं जो गर्मी के मौसम का है, तो हमें उसका भरपाई करना पड़ सकता है। जैसे ठंडी के मौसम में हमें, जैसे आइसक्रीम हम नहीं खा सकते या दही, लस्सी, इस तरीके का चीज़ हम उस वक्त कम खाते हैं। कोई ऐसे आपके ऐसे इंसान मिलेंगे जो खाते हैं, लेकिन हर कोई नहीं खा सकता, इससे ठंड लग सकता है। ये बहुत सारी चीज़ हमें समझना होगा और हमें टाइम टू टाइम खाना होगा। टाइम बहुत बड़ा फैक्टर है। हम ऐसा नहीं कि हम सुबह का नाश्ता हम दोपहर को करें, दोपहर का नाश्ता हम शाम को करें और शाम का नाश्ता हम करें रात को, और रात का नाश्ते का कोई वक्त ही नहीं बचा तो हम वो छोड़ दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लेस भी मैटर करता है कि हम किस जगह पे हैं, किस एरिया पे हैं। हमारा जो देश है इंडिया, ये एक डाइवर्सिटी से भरा हुआ है। हर जगह में हर तरीके का अलग अलग तरीके का टेस्टी खाना मिलता है, तो हमें उस हिसाब से ढलना होता है। तो अब हम नीचे आते हैं। यहाँ पर 2 स्टूडेंट हैं, एक है मेडू और एक है मिस्टी। ये दोनों स्टूडेंट आज के थॉट्स को उनको पढ़ रहे हैं, मतलब आज के विचारों को वो पढ़ते हैं। वो डेली उनको पढ़ाई, मतलब वहाँ पर उनके जो नोटिस बोर्ड है वहाँ पर उनको मिलता है, तो वो रीड कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा है अन्नेनन जाति अनेनन जनाति जीवंती। अनेनन जनाति जीवंती। ठीक है, तो मेक देम क्यूरियस। तो इसको जब वो पढ़े तो वो बहुत क्यूरियस हो गए। वो मतलब ज़्यादा उसके अंदर उसके बारे में सोचने लगे। उनमें एक जिज्ञासा आ चुकी थी कि ये क्या बताया गया है, क्यों बता रहे हैं, ये क्या है इसमें। ठीक है, इसका मीनिंग उनको जानने की बहुत इच्छा करे। तो मिस्टी जो है वो मेडू को बोल रहा है। मिस्टी टेल्स मेडू दैट इट इज़ ए संस्कृत सेइंग विच मीन्स फूड गिव्स लाइफ टू लिविंग बींग्स। तो मिस्टी मेडू को समझा रहा है, ये संस्कृत में बताया गया है कि जो फूड है, फूड गिव्स लाइफ टू लिविंग बींग्स। फूड किसके लिए है? लिविंग बींग्स के लिए है, जो जी रहे हैं, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे कोई भी हो, तो उनके लिए, लिविंग बींग्स के लिए फूड है। फूड गिव्स लाइफ टू लिविंग बींग्स। ये फूड जो है
हमारा हम जो जी रहे हैं वो फूड के वजह से हम जी रहे हैं, मतलब फूड गिव्स लाइफ टू लिविंग बींग्स। ठीक है, तो खाने के वजह से ही हम जिंदा हैं, हमारे जो हम जिंदा हैं, हम खाने के लिए ही हम स्ट्रगल करते हैं। हमें जब भूख लगता है, देखिएगा नेचुरली कभी कभी हमें भूख के कारण हमें गुस्सा भी आता है, तो ये नेचुरल चीज़ है, नेचुरल है, इसे हमें समझना होगा। फूड गिव्स लाइफ टू लिविंग बींग्स, ये हमें जिंदा रखने में मदद करती है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंट ऑफ दिस सेइंग। ठीक है, व्हाट डू वी ईट, व्हाट डू वी ईट। एक्टिविटी 3.1 लेट अस रिकॉर्ड। चलिए अभी हम पढ़ते हैं यहाँ से। ऑल ऑफ अस ईट फूड एवरी डे, फूड इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर डेली लाइफ, लिस्ट द फूड आइटम यू हैव कंज्यूम ओवर द वीक इन टेबल 3.1। तो यहाँ पर बोला है कि हम हर दिन कुछ ना कुछ खाते हैं, फूड जो भी फूड खाते हैं ये एक एसेंशियल कंपोनेंट है हमारे डेली लाइफ के लिए। तो ये एक एसेंशियल चीज़ है, हम अगर डेली नहीं खाएंगे तो हमारा हेल्थ ख़राब हो जाएगा और एक वक्त हमें कुछ ना कुछ बीमारी पकड़ लेगा और उसके बाद हमारा समय निकट आ जाएगा। तो वही बताया गया है। तो हमें यहाँ पर देख सकते हैं फूड आइटम कंज्यूम्ड ओवर ए वीक। मंडे आप क्या खाए, ट्यूसडे आपने क्या खाया, वेडनेसडे आपने क्या खाया, थर्सडे आपने क्या खाया, फ्राइडे आपने क्या खाया, सैटरडे आपने क्या खाया, संडे आपने क्या खाया। सब चीज़ों को आपको यहाँ पर लिखना है। इससे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और याद भी रहेगा। ठीक है, व्हाट ऑब्जर्वेशन कैन यू मेक अबाउट योर फूड फ्रॉम द डाटा कलेक्टेड इन टेबल 3.1। डू यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड एवरी मील और डू यू चॉइसेस वेरी। ओके, तो यहाँ पर बोल रहा है कि जब आप ये लिख लेंगे उसके बाद आप देखिए कि आप सेम काइंड के फूड खा रहे हैं एवरीडे, या आपने उसमें कुछ वेरी, उनमें कुछ आपके चॉइस में कुछ डिफरेंस है, मतलब अलग हर दिन कुछ ना कुछ अलग आप खा रहे हो। ठीक है, कंपेयर योर लिस्ट विद दोज प्रिपेयर्ड बाय योर फ्रेंड। और यही चीज़ आप कंपेयर कीजिए आपके फ्रेंड के साथ। आपका कोई फ्रेंड डेली अलग चीज़ भी खा सकता है या फिर सेम चीज़ भी खा सकता है, तो ये चीज़ को आपको उसके साथ कंपेयर करके देखना है। फाइंड सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस इन द फूड कंज्यूम्ड बाय यू एंड योर फ्रेंड। तो आप उसमें सिमिलरिटी खोजिए और डिफरेंस भी खोजिए जो आपके फ्रेंड के जो बुक है उसमें आपको मिलेगा। ओके, तो इसके बाद रिकॉर्ड योर फाइंडिंग इन योर बुक नोटबुक। यू मे हैव नोटिस दैट देयर इज ए वैरायटी इन द फूड ईटन बाय यू एंड योर फ्रेंड। तो जब आप इन चीज़ों को, इन रिकॉर्डों को फाइंड करोगे नोटबुक में, तो आपको मिलेगा कि वैरायटीज़ है। तो आपका फ्रेंड कुछ अलग खा रहा है, आप कुछ अलग खा रहे हो। कभी वो ब्रेड खा रहा है तो आप उस दिन रोटी ले गए हो, जिस दिन वो फ्रूट्स ले रहा है उस दिन आप हो सकता है कुछ ऐसा चीज़ ले गए हो जो आपके और उसमें डिफरेंस मिल रहा है। ठीक है, डिफरेंस हो सकता है, आपने चावल ले गए, कभी आपने फ्राइड राइस ले गए हो, तो डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, तो ये सब आपको मालूम चलेगा। डू यू थिंक दैट सच डाइवर्सिटी इन फूड एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट ऑफ योर कंट्री। तो आपको क्या लगता है ऐसा, ये जो मैं अपने फ्रेंड के साथ एक जब कंपेयर कर रहा हूँ, डिफरेंट चीज़ जब हमको मिल रहा है, क्या ऐसा हर अलग स्टेट में हो सकता है? हमारे कंट्री में, अलग स्टेट में ऑब्वियसली हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? हमारा हर अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइप के फूड्स हैं, तो क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है। फूड इज़ डिफरेंट रीजन। तो हम जानेंगे फूड इन डिफरेंट रीजन में फूड क्या होता है, कैसा होता है, वो हमें मिलेगा। फाइंड आउट द टाइप ऑफ फूड ट्रेडिशनली कंज्यूम एंड द क्रॉप्स ग्रो इन वेरियस स्टेट ऑफ इंडिया। यू मे रेफर टू बुक्स इन योर लाइब्रेरी, सर्च द इंटरनेट एंड इंटरेक्ट विथ योर फ्रेंड, फैमिली एंड नेबर्स टू collect information।
तो आप अलग अलग स्टेट में, हमारे जो स्टेट्स है, हमारे जो जैसे आसाम, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, एमपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, जो भी है, उड़ीसा, हर जगह में जो क्रॉप्स है वहाँ पर अलग अलग क्रॉप्स उगाए जाते हैं। क्लाइमेट कंडीशन होती है, कहीं यूपी बिहार में रोटी ज़्यादा चलता है क्योंकि वहाँ पर रोटी जो है मतलब वहाँ पर आपका गेहूँ उगाया जाता है ज़्यादा, चावल भी उगाया जाता है, लेकिन गेहूँ की मात्रा ज़्यादा होती है तो वहाँ रोटी खाते हैं, कहीं पर चावल ज़्यादा खाते हैं। आसाम में चावल बहुत ज़्यादा चलता है, बंगाल में चावल बहुत ज़्यादा चलता है, उड़ीसा में चावल रोटी दोनों ही चलता है, चावल ज़्यादा चलता है। इसी तरह से हर जगह का अपना स्पेसिफिक फूड है, वही बताया गया है। अगर आपको इन सब के बारे में मालूम नहीं, आप लाइब्रेरी में जाइए या फिर आप सर्च कीजिए इंटरनेट में, आपको काफ़ी चीज़ों के बारे में मालूम चलेगा। इवन आप अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, आपके आसपास के जो नेबर्स हैं, हो सकते हैं वो अलग जगह से आए हो, आपके वहाँ पर रहते हो, कोई कर्नाटका, कोई बिहार से आया हो, तो उनके साथ अपने चीज़ों को, अपने जो थॉट्स हैं उनको शेयर कीजिए। अब हम चलते हैं 3.2 टेबल के बारे में, सब ट्रेडिशनल फूड आइटम इन वेरियस स्टेट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर देखिए पंजाब में माइज, व्हीट, चिकपे एंड पल्सेस, ये सब यहाँ के लोकल ग्रोन क्रॉप्स है। ट्रेडिशनल फूड, मक्के की रोटी, सरसों का साग, छोले भटूरे, पराठा, हलवा, खीर, ये सब वहाँ का ट्रेडिशनल फूड है, मतलब वहाँ पर ये चलता ही है। ठीक है, लस्सी, बेवरेज, ठीक है, लस्सी, छाछ, बटर मिल्क, मतलब ये सब वहाँ पर चाय, टी, ये चलता है। कर्नाटका में राइस, रागी, उड़द, कोकोनट, इडली, डोसा, सांभर, कोकोनट चटनी, रागी, मट्टी, पलिया, रसम, राइस, ये सब चलता है। बटर मिल्क, कॉफ़ी एंड टी, ठीक है। मणिपुर में राइस, बैम्बू, सोयाबीन, ठीक है। उसके बाद राइस, यहाँ पर ट्रेडिशनल फूड आइटम ईटन, वहाँ पर राइस चलता है, फिर चटनी चलता है, उसके बाद येलो पीस एंड ग्रीन ओनियन चटनी चलता है। काफ़ी चीज़ हर जगह का स्टेट का अलग अलग, और ब्लैक टी चलता है। इसी तरह से अपने स्टेट, अगर आप अलग स्टेट से हैं तो आप भी और बहुत सारे चीज़ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अलग अलग स्टेट के बारे में आप अपने एनालिसिस करके यहाँ पर देख सकते हैं। Why do we see diversity in traditional food consumed in various states of our country? हम ये डाइवर्सिटी क्यों देख रहे हैं, अलग अलग ट्रेडिशनल फूड का जो डाइवर्सिटी क्यों है, हर सब स्टेट में क्यों एक जैसा फूड खाने का चीज़ क्यों नहीं है, क्यों एक जैसे खाना हम नहीं खा रहे? क्योंकि हमारा क्लाइमेट कंडीशन ही वैसा है। हमारा नॉर्थ ईस्ट का क्लाइमेट कंडीशन अलग है, वेस्ट का, साउथ का क्लाइमेट कंडीशन अलग है, तो उस हिसाब से उस रीजन में उस तरीके का क्रॉप्स उगाया जाता है, और इसीलिए हमारा थोड़ा सा उनसे डिफरेंट हो जाता है। लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि हम अलग अलग जगह में अलग अलग तरह के फूड खा सकते हैं और हमें वो टेस्टी भी लगता है। एनालिसिस द डाटा कलेक्ट बाय यू इन टेबल 3.2 आर देयर food items that are common across many states. Make a list of those food items. You may find that some food items are common in many states while some are eaten only in the particular state. तो यहाँ पर वही बताया गया है कि कुछ चीज़ कॉमन हो सकता है, जैसे चावल, राइस वो कॉमन है, रोटी भी कॉमन है, लेकिन कुछ चीज़ जैसे वहाँ पर अलग, उनका अलग हो जाता है। वहाँ पर कुछ चीज़ ऐसे हैं जो कि उनका वो थोड़ा सा सेपरेट हो जाता है, वो उस स्टेट में ही चलता है। ठीक है। What relation do you find between the traditional food item and the locally grown crops? ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, क्या रिलेशन है जो ट्रेडिशनल फूड आइटम है और लोकली ग्रोन क्रॉप के साथ। You must have observed that the traditional food of any state is usually based on the crops grown in that state. तो जहाँ पर जो चीज़ ज़्यादा उगता है तो वहाँ का उसी चीज़ से ट्रेडिशनल फूड बनता है। मान लीजिए आसाम का अगर यहाँ पर राइस ज़्यादा हो रहा है तो राइस का ही चीज़ से यहाँ पर राइस रिलेटेड ही चीज़ यहाँ पर ज़्यादा बनता है। जैसे यहाँ पर तो चावल फेमस है ही, इसके साथ पीठा हो जाता है,
ठीक है, बिहू में पीठा बनता है। उसी तरह से अगर आप चले जाएंगे यूपी, बिहार या फिर पंजाब, तो वहाँ पर दूध ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, या फिर वहाँ पर आप देख सकते हो कि वहाँ के क्रॉप्स जो होते हैं गेहूँ होते हैं, तो वहाँ पर रोटी ज़्यादा चलता है। तो ये सब चीज़ बहुत वहाँ पर इसी के कारण हम इसको ट्रेडिशनल फूड इसीलिए हम इसको मान लेते हैं, क्योंकि लोकली वही ज़्यादा ग्रो होता है। ठीक है, इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री विथ डाइवर्स सॉयल एंड क्लाइमेट। तो यहाँ पर अब हमको समझ में आ रहा है कि ये एक कल्चरल एग्रीकल्चरल कंट्री है, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो डाइवर्स है, यहाँ का सॉयल जो है वो डाइवर्स है, सॉयल और क्लाइमेट जो टाइप है वो डाइवर्स है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हर अलग अलग जगह में अलग ट्रेडिशनल का फूड बनता है। वेरियस क्रॉप्स आर ग्रोन इन इट्स डिफरेंट रीजन डिपेंड ऑन द सॉयल टाइप्स एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है कि वेरियस क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट रीजन, अलग अलग रीजन में अलग अलग आपका जो क्या बोलते हैं हमारे क्रॉप्स, मतलब जो भी हम फार्मिंग करते हैं हर जगह का अलग अलग होता है, अलग से वहाँ उस रीजन में उसी तरह से वही क्रॉप वहाँ पर ज़्यादा अच्छे से ग्रो होता है, इसलिए क्योंकि वहाँ का सॉयल भी अलग है, क्लाइमेट अलग है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर जैसे आसाम में आप गेहूँ ज़्यादा नहीं उगा पाएंगे, क्योंकि क्लाइमेट कंडीशन साथ नहीं देगा। इसके लिए हमें पंजाब, यूपी, उधर इन चीज़ों का ज़्यादा खेती होता है, वहीं पर ये सब ज़्यादा उगते हैं, अच्छे होते हैं, अच्छे से उगते हैं। In various regions of India, the choice of food may vary according to the cultivation of food crops in that particular region, taste preference, culture and tradition। और भी रीजन्स है, और भी वेरियस रीजन है इंडिया में, जैसे चॉइस ऑफ फूड में वेरी अकॉर्डिंग टू द कल्टिवेशन ऑफ फूड क्रॉप्स। जो हम वहाँ पर जो मतलब जब हम वहाँ पर जब हम उसका कल्टीवेशन करते हैं, मतलब जब हम उनको वहाँ पर उन चीज़ों को उगाते हैं, तो वो उस रीज़न में वही ज़्यादा अच्छा उगता है। तो पर्टिकुलर रीज़न और वहाँ का टेस्ट भी जब उस रीज़न में आप रहोगे तो वहाँ पर उसी चीज़ का टेस्ट आपको अच्छा आएगा। ठीक है, और वहाँ का कल्चर भी उसी को सपोर्ट करता है और ट्रेडिशन भी उसको ही सपोर्ट करेगा, क्योंकि वहाँ का जो उस रीजन का जो क्लाइमेट कंडीशन है, तो आपको उसी हिसाब से कल्टीवेशन करना होगा उस फूड का, और वहाँ के जो कल्चर है, वहाँ के जो रीति रिवाज के हिसाब से भी वही फूड उनको पसंद आता है, यही रीज़न है। ठीक है, वहाँ के ट्रेडिशन के हिसाब से। तो हाउ हैव कुकिंग प्रैक्टिस चेंज ओवर टाइम। तो चलिए अब हम देखते हैं जो कुकिंग प्रैक्टिस है वो कैसे मतलब चेंज हो रहा है दिन भर दिन, उनमें क्या डिफरेंस आपको मिलेगा, पहले कैसा था, आज के ज़माने में कैसा है। यू हैव लर्न दैट फूड हैबिट्स वेरी अक्रॉस स्टेट, आवर फूड choices as well as practice of food preparation may differ from one another. Have our food habits and cooking practice change over time? तो यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जैसे मैंने अभी बताया कि ये जो कुकिंग प्रैक्टिस है, जो हम पकाते हैं, जो हम करते हैं, जो जब हम जब फूड को पकाते हैं, हम जब फूड को बनाते हैं, तो जो प्रिपरेशन करते हैं, हर स्टेट का, हर जगह का अलग अलग तरीका है बनाने का। ठीक है, तो यही तो हैव आवर फूड हैबिट्स एंड कुकिंग प्रैक्टिस चेंज ओवर टाइम, और इस तरह से ये चेंज भी होता है, धीरे धीरे हम इनको चेंज करते रहते हैं, क्योंकि हमें नया टेक्नोलॉजी मिल जाता है, हमें हम कुछ चीज़ों को और अच्छे से जानते हैं और करते हैं। हाउ हैव कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज ओवर टाइम। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि हम जो कुकिंग करते हैं, हम जो बनाते हैं, हम जब खाना बनाते हैं, तो ये जो टाइम के साथ साथ चेंज भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है
you have learned that food habits vary across state. फूड का जो हैबिट है वो हर स्टेट में अलग अलग है, ठीक है. आवर फूड चॉइस एज वेल एज प्रैक्टिस ऑफ फूड प्रिपरेशन में डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. तो हमारा हम जो पकाते हैं, मेरे घर में जो बनता है या आपके घर में जो बनता है वो हो सकता है डिफरेंट, वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि आपका जो प्रोसेस है वो अलग, मेरा प्रोसेस वो अलग, बनाने का तरीके में चेंजेस आते हैं, ठीक है. तो वही चीज़ों को हम देखेंगे और टाइम के साथ ये चेंज होते रहते हैं, ये चेंजेस, इनमें चेंजेस मिलता है. Activity 3.3, let us interact and find out. Prepare a list of questions for gathering information from elderly people about their food habits and cooking practice. Following are some of the sample questions. What kind of food do you still eat and what is new? What are the changes in cooking practice over time? What has caused these changes? तो यहाँ पर यही बताया गया है कि हम एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं और इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं अपने एल्डर पीपल्स से, मतलब हमारे जो कुकिंग करते हैं, मम्मी हो सकती है या हमारे ग्रैंड मदर्स हो सकते हैं, जो कुकिंग एक्सपर्ट होते हैं, वो कैसे बनाते हैं, किस तरह से वो क्या यूज़ करते हैं, ठीक है. उन्हें हमें देखना है. व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू स्टिल ईट एंड व्हाट इज़ न्यू. तो हम किस तरह का खाना खाते हैं और क्या न्यू है, इसमें क्या नया चीज़ है. व्हाट आर द चेंजेस इन कुकिंग प्रैक्टिस. और जो पहले कैसा था, आज से 5 साल पहले किस तरह से बनता था, आज कैसे बन रहा है, ये इसमें हमें जानने की ज़रूरत है. इसका हमें क्या है, लिस्ट, ये क्वेश्चन का इस तरह से आप क्वेश्चन का लिस्ट बनाइए और जानने की कोशिश कीजिए. व्हाट हैज़ कॉज दिस चेंजेस. और चेंजेस होने का कॉज क्या है, मतलब क्यों पहले अलग बनता था अब अलग बनने लगा है. कंडक्ट इंटरव्यू विथ सम एल्डरली पीपल बेस्ड ऑन द क्वेश्चन प्रिपेयर. तो आप जो बड़े हैं, जो इन सब काम से जुड़े हुए हैं, जिन्हें कुकिंग करते हैं, उनसे आपको इसके बारे में पूछना है. तो यहाँ आप देख सकते हो चूल्हा, ट्रेडिशनल स्टोव, मॉडर्न गैस स्टोव, फिर सिलबट्टा, स्टोन ग्राइंडर, फिर देख सकते हैं इलेक्ट्रिक ग्राइंडर. तो ये जो है, ये सबसे हमें बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा, ठीक है. चेंजेस इन कुकिंग टूल्स ओवर टाइम. व्हाट आर योर फाइंडिंग फ्रॉम द इंटरव्यू यू कंडक्ट. कुकिंग प्रैक्टिस ऑल्सो कॉल्ड cooking practice also a culinary practices have changed over time. There is a significant difference between traditional and modern culinary practice. Earlier, most cooking was done using a चूल्हा. तो पहले के ज़माने में हम चूल्हा यूज़ करते थे, आज हम मॉडर्न गैस स्टोव यूज़ करते हैं. अर्लियर मोस्ट ग्राइंडिंग वॉज डन मैनुअली यूजिंग ए सिलबट्टा. पहले हम सिलबट्टा यूज़ करते थे, टाइम ज़्यादा लगता था. आज हम इलेक्ट्रिक ग्राइंडर में बहुत ही इजीली चीज़ों को ग्राइंड कर सकते हैं. फाइंड आउट व्हाट वेर द अदर वे ऑफ कुकिंग एंड ग्राइंडिंग. व्हाई हैव दिस culinary practice change over time. These changes may be due to factors such as a technology development, improved transportation and better communication. तो हम इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से हमें यही जानने के लिए मिल रहा है कि पहले हम चूल्हा यूज़ करते थे, हम स्टोव, मॉडर्न स्टोव यूज़ करते थे, लेकिन आज हम चूल्हा के बाद हम मॉडर्न स्टोव आज यूज़ कर रहे हैं, या फिर इलेक्ट्रिक स्टोव होता है वो यूज़ कर रहे हैं. पहले सिलबट्टा यूज़ करते थे, आज इलेक्ट्रिक ग्राइंडर हम यूज़ कर रहे हैं. तो ये टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम चेंज हो रहे हैं. आज इन चीज़ों से हमें टाइम बचत हो रही है. आज घर में धुआं कम हो रहा है क्योंकि हम गैस में खाना पका रहे हैं. तो ये जो है
ये जो इस चीज़ को, ये जो चेंजेस हो रहा है, ये जो कुकिंग प्रैक्टिस जो हम कर रहे हैं, इसको जो ये ये कुकिंग प्रैक्टिस को एक्चुअली हम लोग बोलते हैं क्यूलिनरी प्रैक्टिस बोला जाता है। ठीक है, इस प्रैक्टिस, ये क्यूलिनरी प्रैक्टिस जो मतलब ओवर द टाइम जो चेंज हो रहा है, ओवर टाइम जो चेंज हो रहा है, इसका रीज़न यही है कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आ चुका है, इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन हो चुका है, एंड बेटर कम्युनिकेशन। इसीलिए इन चीज़ों में हम डिफरेंस देख रहे हैं, हम अपग्रेड हो रहे हैं। ठीक है, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ फूड? Madhu and Misty visit a traditional food festival organized in their school. The theme of the festival is Eat Healthy and Live Healthy. तो उनके स्कूल में एक ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें वो वहाँ का जो थीम है वो ईट हेल्दी एंड क्या बोला गया है, लीव हेल्दी। मतलब जो हम खाएंगे वो हेल्दी खाएंगे और हम स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ आहार और स्वस्थ जीवन, यही इसका थीम है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जब देख रहे हो इस पिक्चर को, द फेस्टिवल फीचर्स वेरियस स्टॉल डिस्प्ले डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेडिशनल डिशेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिस्प्लेइंग किया गया है, डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेडिशनल फूड वहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। डॉक्टर Posita, a nutritional expert, explained to the student that health is the ultimate wealth. अगर आपका हेल्थ मतलब ये जो है, पोसिता एक डॉक्टर है जो न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट है, और वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हेल्थ कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हेल्थ इज़ द अल्टीमेट वेल्थ। अगर आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, आप हर तरह के काम कर सकते हो। उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डॉक्टर प्रोसिता मीन्स बाय दिस स्टेटमेंट। हैव यू एवर मिस ए मील? हाउ डू यू फील व्हेन यू मिस ए मील? तो यहाँ पर डॉक्टर प्रोसिता पूछ रहा है, एक स्टेटमेंट वो समझा रहे हैं कि अगर आप एक मील मिस करते हो तो आपको कैसा फील होता है। वी फील टायर्ड एंड लेस एनर्जेटिक व्हेन वी डू नॉट ईट फॉर सम टाइम। व्हाई डू यू थिंक ए मैराथन रनर ड्रिंक्स ग्लूकोज वाटर ड्यूरिंग एंड आफ्टर ए रेस? तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अगर आप अगर नहीं खाओगे, अगर आप टाइम से मील नहीं लोगे तो आपको क्या फीलिंग, कैसे लगेगा? आप टायर्ड हो जाओगे, आप लेस एनर्जेटिक, मतलब आपके पास एनर्जी नहीं रहेगा, इस तरह का सम फीलिंग्स आप में आएगा। ठीक है, या जब आप नहीं खाओगे। वाई डू यू थिंक, एक मैराथन जब दौड़ता रहता है उन्हें ग्लूकोज पीने की क्या ज़रूरत है? ठीक है, ड्यूरिंग द रेस। ठीक है, मतलब जब वो दौड़ते रहते हैं तो वो ग्लूकोज ड्रिंक भी करते रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी ज़रूरी है। तो वाई डू यू थिंक ए मैराथन रनर ड्रिंक ग्लूकोज वाटर ड्यूरिंग एंड आफ्टर रेस? और जब वो दौड़ते रहते हैं तभी भी वो पीते हैं पानी, मतलब ग्लूकोज पीते हैं, और रेस जब ख़त्म हो जाता है उसके बाद भी खाते हैं। ठीक है, द ग्लूकोज प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी, उनको इंस्टेंट एनर्जी मिलता है ग्लूकोज पीने पर। और ग्लूकोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट आर वन ऑफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर डाइट। तो कार्बोहाइड्रेट ये एक प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का। ठीक है, ये हमारे डाइट में। तो सीरियल्स, ठीक है, सीरियल्स like wheat, rice and might, vegetables like potato and sweet potato, and fruits like banana, pineapple and mango are some source of carbohydrate. तो
तो सीरियल्स में क्या आता है, मतलब ये सीरियल्स जो है जिसमें आपको व्हीट मिलेगा, राइस, ये जो पोटैटो हो गया, माइज हो गया, वेजिटेबल हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, फ्रूट्स बनाना, पाइनएप्पल, ये सब कार्बोहाइड्रेट है इसमें, जो हमें एनर्जी देती है जब हम इन्हें खाते हैं। ठीक है। डू यू नो दैट कॉमन शुगर इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट? जो कॉमन शुगर है वो भी एक कार्बोहाइड्रेट है। वाई डू यू थिंक वी प्रिपेयर टू हैव लड्डूस एज पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिशनल डाइट इन विंटर? बेसन और व्हीट फ्लावर, आटा जो बोलते हैं, फ्लावर को हम आटा बोलते हैं, एंड घी आर अमोंग द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ ए लड्डू। तो हम ट्रेडिशनल डाइट फॉर विंटर, मतलब हमारे घर पे जब कुछ ट्रेडिशनल कुछ फेस्टिवल हो गया या फिर कुछ हम उत्सव करते हैं तो हम लड्डू बनाते हैं। वो बेसन का लड्डू हो सकता है, आटे का लड्डू हो सकता है। उसमें हम उस लड्डू में हम क्या करते हैं, घी मिक्स करते हैं। ठीक है, हाँ, और हम उसमें हम नट्स डालते हैं, सीड्स डालते हैं, अलोंग विथ कोन, मतलब ईडिबल गम्स। उसमें हम कुछ ऐसा चीज़ डालते हैं जो जैसे नट्स हो गया, सीड्स हो गया, घी डालते हैं, वेरियस काइंड ऑफ ऑयल डालते हैं। हाँ, ग्रुप्ड अंडर अनदर काइंड ऑफ फूड कंपोनेंट्स विच इज कॉल्ड फैट्स। तो उसमें हम कई तरीके के लड्डू में, चाहे वो लड्डू कोई भी चीज़ हो, लड्डू जब हम बनाते हैं वो घी रहता है, उसमें बादाम रहते हैं। ठीक है, वो बेसन का भी हो सकता है, आटे का भी हो सकता है, और इसको हम इस कॉम्बिनेशन में जो चीज़ रहते हैं, इसके लिए इस फूड में फैट्स रहता है। ठीक है, सोर्स ऑफ फैट्स कैन बी फ्रॉम ऑफ प्लांट्स और एनिमल। ये जो फैट्स है ये प्लांट्स और एनिमल से ही आता है। नट सच एज ए ग्राउंड नट, walnut, coconut, and almonds, and seeds such as a pumpkin seeds and sunflower seeds are some source of fats. तो इनमें क्या रहता है, फैट्स रहता है। फैट्स इज ए सोर्स ऑफ स्टोर एनर्जी। इन फैट्स में हमारा जो एनर्जी है वो स्टोर रहता है। ओके, यस, यहाँ पर देखिए, यस माई ग्रैंड माँ told me that laddus rich in ghee and nuts provide energy to keep us warm. तो ठंडी के मौसम में जब हम इन लड्डुओं को खाते हैं, इसमें फैट्स रहता है कई तरीके के इंग्रेडिएंट्स के साथ, तो ये हमें हेल्दी रखता है। ठीक है, तो इसलिए हम ये सब चीज़ खाते हैं ट्रेडिशनली। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी चीज़ें, कर्ड हो गया, आलमंड हो गया, कैश्यू नट्स हो गए, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखिए। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स प्रोवाइड अस एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटी। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स की वजह से हम कई तरह के एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं इजीली। देयरफॉर दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। तो ये एनर्जी गिविंग फूड्स है। जब हम दूध पिएंगे, नट्स खाएंगे, घी खाएंगे, दही खाएंगे, ठीक है, पिस्ता खाएंगे, तो इनसे हमें काफ़ी एनर्जी मिलेगा और तब हम अपने एक्टिविटी को परफॉर्म अच्छे से कर पाएंगे। आइडेंटिफाई मोर फूड्स आइटम्स दैट आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। तो हमें और भी कुछ आइडेंटिफाई करना है इसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को, मतलब हमें देखना है, पहचानना है कैसे करके हम इनको निकाल सकते हैं। तो चलिए, इसका बाकी बस ये चैप्टर यहाँ पर हम करेंगे, इस पेज पर कंप्लीट कर लेते हैं 41। तो यहाँ पर देख सकते हैं पोलर बियर एक्यूमुलेटेड ए लॉट ऑफ फैट्स अंडर देयर स्किन। जब वो ठंडी के मौसम के पहले वो अपने बॉडी में इतने फैट्स जमा कर लेते हैं कि ठंडी के मौसम में उस फैट से उनको एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो मैं ये नहीं पढ़ के ही बता रहा हूँ क्योंकि मुझे आइडिया है। यहाँ पर चलिए आगे पढ़ते हैं। दिस फैट सर्व्स एज ए एनर्जी सोर्स, इट सपोर्ट्स देम ड्यूरिंग देयर मंथ लॉन्ग विंटर स्लीप। जब वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं तब वो ज़्यादातर सोते ही हैं क्योंकि उनके अंदर फैट्स होता है, उस फैट से ही वो सर्वाइव करते हैं। इनेबल देम टू सर्वाइव विदाउट ईटिंग। वो 1 महीना नहीं खाएंगे लेकिन चिल्ला रहेंगे, तो उनके पास जो फैट्स है वही फैट्स धीरे धीरे गलते हुए उनको गलते गलते उनको सर्वाइव करने की शक्ति देती है, तो उनसे उन्हें एनर्जी मिलता है। इसीलिए वो पहले ही
जो समर सीजन होता है उसमें अच्छे से अपना डाइट पूरा कर लेते हैं ताकि उन्हें ठंडी के मौसम में कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रोटीन आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड। मिल्क प्रोडक्ट एंड पल्सेस आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है। स्पोर्ट्स पर्सन नीड प्रोटीन इन लार्जर क्वांटिटी टू बिल्ड देयर मसल्स। तो स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं उनके लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में प्रोटीन उनको ज़रूरत पड़ता है, इसलिए वो प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन वाले फूड्स खाते हैं। ठीक है, उनको मसल्स की ज़रूरत पड़ती है। पीपुल गेट प्रोटीन फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल। प्रोटीन प्लांट से भी मिलता है, एनिमल से मिलता है। Some excellent plants source of protein are pulses, beans, peas and nuts. Animal source of protein are milk हो गया, पनीर हो गया, egg हो गया, fish हो गया and meat। इनसे प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन रिच फूड हेल्प इन ग्रो एंड रिपेयर आवर बॉडी। हमारे बॉडी को रिपेयर करता है, हमें ग्रो करता है इन प्रोटीन से। ठीक है। दीज आर देयरफॉर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। इनको बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोला जाता है। अगर आप जिम करोगे, 6 के बच्चों को मैं तो सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ जो एडल्ट बच्चे हैं 12th के बाद, उनके बारे में बता रहा हूँ, जो ग्रेजुएशन करें उनको इस तरह का फूड की आवश्यकता है। जो जिम करते हैं, तो जिम की ज़रूरत होती है उनको, वो ज़्यादातर इस तरह के फूड को पूरा मेंटेन रखते हैं बॉडी के। हमें तो ज़रूरत है ही, हम तो नॉर्मली जो हमें खाना ही पड़ेगा, हमें तो ये ज़रूरत है, लेकिन वो अपने बॉडी को ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर करने के लिए इन चीज़ों को अच्छे से इन डाइट को पूरा करते हैं। ठीक है, तो वही बताया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मूंग, तूर दाल, ग्राम्स, पीस, सोयाबीन, किडनी बीन्स, चिकन हो गया, पनीर हो गया, एग्स हो गया, फिश, पूरा का पूरा यहाँ पर दिया है। तो चलिए मैं यहाँ तक ये 41 पेज तक अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया आप लोग को समझ में तो आना ही चाहिए। और अगर आप लोग को कोई भी डाउट है मेरे को कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आपके कोई भी क्वेश्चन का, कोई भी अगर आपका डाउट है उनका आंसर नहीं दे सकता। तो चलिए दोस्तों, आज यहाँ पर ही स्टूडेंट्स में इसको, दोस्त और मेरे स्टूडेंट्स आप सबको मैं यहाँ पर ही इसको कंप्लीट करता हूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका सर ज्ञानदीप। चलिए बाय बाय, टेक केयर।